वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, काशी विश्वनाथ धाम और यहां से एक बार फिर से काशी वासियों का आशीर्वाद मिलता हुआ प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर दिख रहा है। और यहां इनका जब से, अगर प्रधानमंत्री की बात करें 2014 जब से यहां से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, उसके बाद से ही यहां की तस्वीर भी अपने आप में किस तरह से बदलती दिखाई दी है वो भी हम सबने देखा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी 4 राउंड के बाद वाराणसी से आगे है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो काशी विश्वनाथ धाम यानी कि वाराणसी की जो लोकसभा सीट है वहां से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद है, उन्होंने बताया। और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने ये कहा था कि मां गंगा ने न सिर्फ मुझे बुलाया, ये तो मेरे मन के भाव थे जब मैं यहां पर आया और एकदम से मेरे मुंह से निकला, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। और इसी के साथ अब देखिए 288 सीटों पर एनडीए जो है बढ़त बनाते हुए यहां पर दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है 223 सीटों पर यहां पर आगे दिख रही है। और ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे हम आपको लिए चलते हैं शिल्पी के पास। शिल्पी, देखिए लगातार जो है आंकड़े जो है और सामने जो आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कुछ कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है वो वाकई एक तरह से सेटबैक की तरह है बीजेपी के लिए। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो मंथन का विषय है, अभी शुरुआती रुझान है। आप इसको, हालांकि समय हो गया है 2 घंटे का करीब, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अभी उलटफेर होने की गुंजाइश है। तो बीजेपी के खेमे में थोड़ी सी निराशा, मायूसी जैसी बात दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ उम्मीद भी है। वहीं अगर देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए एक उम्मीद सी जगी है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने दावा किया था, जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि इस बार बीजेपी को, एनडीए को टक्कर देंगे, वो बात की सही साबित होती दिख रही है। और आप देखिए सीट्स अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो 7 चरण में अलग अलग फैक्टर रहे, अलग अलग मुद्दे रहे। आपको याद होगा कि पश्चिम में जो ठाकुर समाज की नाराजगी की बात थी वो बीजेपी के सामने थी। उसके बाद जिस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ता गया, कई ऐसी बातें हुई, चाहे आरक्षण की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो, या फिर संविधान को बचाने का जो विपक्ष इंडिया गठबंधन ने एक तरह से उस एजेंडे को सामने रखा था वो बात हो, सभी बातें सामने आई। पूरे 7 चरण में बहुत लंबा चुनाव था, लेकिन अब फिर से हम कह सकते हैं ये कि अभी हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच राहत की बात और थोड़ी खुशी की बात इंडिया गठबंधन के लिए जरूर है। और कहीं ना कहीं एक मंथन की बात अभी से, और मुझे जितना मैं बीजेपी को जानती हूं कि अंदर खाने में एक तैयारी और मंथन करने की बात शुरू भी हो गई होगी, लेकिन इंतजार थोड़ा और करना होगा, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा सा शिल्पी अमेठी की सीट पर भी बात करना चाहूंगी। अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी का पीछे चलना क्या कहता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी बहुत पुरजोर तरीके से कैंप यहां पर कर रही थी और काफी मजबूती से कैंप करके वो चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी को हराने का जो कॉन्फिडेंस था वो उनके पास था। और साथ ही संगठन और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके आधार पर वो चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने, और खासतौर पर क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ने बहुत देर में टिकट घोषित किया। आपको ध्यान होगा कि सारे लिस्ट घोषित हो गए तो लोगों को हर बार ये इंतजार रहता था कि अमेठी रायबरेली की सीट किसके नाम पर जा रही है, गांधी फैमिली से कोई लड़ेगा कि नहीं। अंततः केएल शर्मा, जो शुरू से सोनिया गांधी के साथ चुनाव प्रचार में प्रबंधक की भूमिका में रहे, उनके नाम की घोषणा हुई। और केएल शर्मा, मैं अगर खास बात एक बताऊं कि भले ही गांधी फैमिली से वो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेठी को पूरी तरह से देखा और समझा है, रायबरेली को देखा और समझा है। लगातार उन दोनों क्षेत्रों में वो दौरा करते भी रहे। लेकिन इसके बावजूद स्मृति ईरानी बहुत कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, और अगर दोबारा, जैसा कि आगे अगर देखते हैं, लोग सोचते हैं सरकार बनती है तो वो फिर से लोगों को केंद्रीय मंत्री उनके बनने की उम्मीद है। ऐसे में उनका पीछे चलना अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि फिर से वो आगे आ गई है, लेकिन टक्कर है। फिर मैं कहूंगी कि जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा, इस बात से बिल्कुल ये बात साबित हो गई है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए एक, मुझे लगता है कि ये एक उम्मीद की बात है, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है। बिल्कुल, जो इस वक्त जो आंकड़े
से आ रहे हैं शिल्पी, वो कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन की तरह ही इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें विश्वास होता जा रहा होगा कि भाई जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है और जो उन्होंने वादे दावे किए थे वो पूरे होते वहां दिख रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा नतीजों का। स्मृति ईरानी की हम बात कर रहे थे। स्मृति ईरानी के साथ तो अगर देखा जाए, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो वो जब हार भी गई थी चुनाव तब भी उनको मंत्रालय मिला था। तो ये अलग बात है कि इस बार हारती हैं जीतती हैं, मंत्रालय मिलता है नहीं मिलता अगर मोदी सरकार आती है तो। और उसके बाद तो फिर उन्होंने 2019 में चुनाव जीता ही था, ये भी हमने देखा, और उसके बाद फिर से उन्होंने एक मंत्रालय संभाला था। तो चलिए स्मृति ईरानी के बारे में जरा और डिटेल में हम जान लेते हैं। अगर वान्या जी उनकी कुंडली की बात करें और इस वक्त अगर उनके सितारों की बात करें, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं और किसी को विश्वास, खुद उनको भी विश्वास नहीं होगा कि वो केएल शर्मा से पीछे चलेंगी, क्या कहते हैं उनके सितारे? देखिए श्वेता जी, अभी उनका मंगल में बृहस्पति चल रहा है, मूलांक 5 पे है, भाग्यांक जो है वो 4 पर है। तो ऐसा नहीं है, टाइम तो उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत स्ट्रांग है और आगे भी उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो अच्छा ही रहेगा। अपनी वाणी से जिस हिसाब से वो शब्द जो यूज करती है अपनी, और जो उन्होंने पास्ट में कार्य करे हैं, जो उनका फीडबैक है, तो अभी जो है फाइनल रुझान आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि आएगी तो स्मृति ईरानी ही, पर अभी थोड़ा सा काउंटिंग का हम लोग वेट करते हैं। पर समय उनका, अगर हम कुंडली के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड मंगल और उसके अंदर उनका चल रहा है बृहस्पति। बृहस्पति जहां पर जो इंसान होता है वो अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से, अपने इंटेलेक्ट से जो है अपने डिसीजंस लेता है। और जिस हिसाब से उन्होंने रोड कैंपेन्स करे हैं या जितनी भी रैलीज करी हैं या जिस हिसाब से जितना भी उनका एक्शन ओरिएंटेड स्टफ जो उनका नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें फाइनल आंकड़ों तक जो है वेट करनी चाहिए। उनका पॉलिटिकल करियर स्टेबल था, स्टेबल है और आगे भी स्टेबल ही रहेगा। आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि नारी की बात जब करते हैं, वो चाहे स्मृति ईरानी हो या राजनीति में जो भी महिलाएं हैं जो अपने दम पर आगे बढ़ना जानती हैं, और ऐसी महिलाएं भी, हरियाणा की बात हम अक्सर करते हैं, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ा, वह जहां पर महिलाओं ने ये बताया कि ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। तो मैं महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां यहाँ भी स्टूडियो में भी महिलाओं शक्ति ज्यादा है, तब कहती हूँ बिल्कुल वही मैंने कहा। एक महिला वो आधी है, अभी सवालों के घेरे में है 4.5। तो मैं सिर्फ नारियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। इन सबसे इतर क्या है नारी, क्या है उसकी शक्ति, क्या है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। क्या बात है। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। वक्त अभी बाकी है, देखिए क्या होता है। क्या बात। हम किसी को कमजोर नहीं समझते सर जी। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है 181 दबाओ, स्वाति माली वाला वो आएगी। लेकिन वो तो आपको बुलाती रही, आप आए नहीं। ये तो हमारी पॉलिसी है, मोदी जी घर में घुस के मारते हैं, हम घर में बुलाकर मारते हैं। ये तो अपना अपना एक आइडियोलॉजी होती है। चलिए ठीक है, अभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, महाराष्ट्र को, मुंबई को अगर हम समझे तो इस बार काफी कुछ चुनावों से पहले हमने वहां पर देखा है, लेकिन क्या इस बदलाव का, क्या इस उलटफेर का नतीजों में भी आपको अंतर दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है वहां पर अभी? देखिए, इस पर अभी कुछ कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाती हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये मलबार हिल है और यहाँ पर वो सारे सरकारी बंगले हैं जहां पर महाराष्ट्र के सभी मिनिस्टर्स रहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या फिर महाराष्ट्र के जितने भी मिनिस्टर में जो पार्टियों के मिनिस्टर हैं वो सारे यहीं रहते हैं। लेकिन दूर दूर तक अभी मुझे कोई भी पदाधिकारी नहीं दिख रहे हैं, और वो जितने भी मिनिस्टर हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, सभी के सभी अपने सरकारी आवास में इस समय मौजूद हैं, टीवी के सामने हैं और खुद भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर नतीजे क्या कुछ निकल कर आएंगे। जबकि यहां पर जो महाराष्ट्र प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, वहां जो कार्यकर्ता दुनिया भर के जश्न मनाने की तैयारी कर चुके थे, जैसे कि लड्डू बंटवाना हो, खाना खजाना हो, वो सारे अभी रोके गए हैं, भीड़ वहां भी नहीं है और वो सारे के सारे लोग अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से 12 बजे के बाद ये सभी जो नेता गण है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे,
खुद भी इस वक्त असमंजस की स्थिति में है कि आखिर मीडिया को भला क्या कुछ कहें। तो अभी जो है कहीं ना कहीं एक जोरदार जो खुशियां, जो जश्न भले ही कुछ देर तक के लिए क्यों ना हो, करना या फिर होगा नतीजे सुबह ही सुबह का बताएंगे समय। वो हालांकि देखिए नतीजे जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं अब तक तो निकल जाते नेता, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। आपको हम बता दें कि इस बार फिर से मनोज तिवारी पर विश्वास जताया बीजेपी ने। और काराकाट की बात करें तो काराकाट सीट से निर्दलीय हैं पवन सिंह, जो कि स्टार हैं वहां पर, बहुत बड़े भोजपुरी स्टार हैं और वो आगे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की बारामती से सुप्रिया सूले एनसीपी नेता, वो यहां पर आगे चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से हेमा मालिनी यहां पर आगे चल रही हैं। एक बार फिर से लगता है यहां की जनता ने, मथुरा की जनता ने उन पर आशीर्वाद दिया है, बरसाया है। यूपी की मेरठ सीट से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, यानी कि श्री राम की भूमिका में अब तक आपने अरुण गोविल को देखा था और इस बार राम नाम की धुन जिस तरह से पूरे देश में देखने को मिली और उसी लहर में वो आगे जाते हुए अरुण गोविल जो है वो यहां पर दिख रहे हैं। और आपको हम बता दें कि जहां तक दिल्ली की बात है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हमने की थी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, तो इस बार दिल्ली में 7 सीटों में आपको हम बता दें, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में ऑलमोस्ट 6 सीटें लगभग बीजेपी को मिली थी और 1 सीट मात्र जो है कांग्रेस के खाते में दी गई थी, जिसमें कि आपको हम बता दें कि इस बार बीजेपी ने, बताया ये जा रहा था कि बीजेपी ने उन लोगों के टिकट काट दिए पहले, जो पहले से दावेदारी कर रहे थे कि हमें भाई टिकट मिले, लेकिन इस बार भरोसा जताया है कार्यकर्ता पर, उन लोगों पर जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा टिकट दिया है, नए चेहरों पर कुछ विश्वास किया है। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। अपने आप में ये एक सेटबैक उनके लिए भी है अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है। वहीं अमेठी से आपको बता दें कि कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है। रुझानों में किशोरी लाल शर्मा जो है वो से पीछे है स्मृति ईरानी। और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट अपने आप में गांधी नेहरू परिवार की जो है परंपरागत सीट रही है और ऐसे में किशोरी लाल शर्मा आगे अब यहां पर चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बार फिर से उन्हें लगेगा कि उनकी सीट उनको वापस मिल गई है, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी पूरी तरह से आश्वस्त थी इस सीट को लेकर। 2019 में उन्होंने जबरदस्त जीत राहुल गांधी के अगेंस्ट जो है यहां पर हासिल की थी, इस बार भी वो आश्वस्त थी, लेकिन कुछ और होता हुआ दिख रहा है। और हमने लगातार सुना भी था, जिस वक्त तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था, स्मृति ईरानी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी डर चुकी है मुझसे, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी तक को नहीं चुन पा रही है कि किसको उन्हें अमेठी से लड़ाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सेटबैक स्मृति ईरानी के लिए अभी तक तो है ही, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर जरूर होगी। उनकी पुरानी सीट, पारंपरिक सीट उन्हें मिलती हुई अभी तक नजर आ रही है। और अभी हम अगर पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालें तो एनडीए की जो सीट है वो लगभग उतनी बनी हुई है और इंडिया की कुछ सीटें पहले के मुकाबले कम हुई हैं, लेकिन आंकड़ा अभी भी 200 से ऊपर ही है। अन्य के खाते में 31 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो एक एक कर अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं अभी तक जो सामने आए हैं, चाहे वो अमेठी की सीट को लेकर बात कर ले या हैदराबाद की सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक एक सीट का अपडेट, जो हॉट सीट है हम आपको दे रहे हैं। खुशबू जी कुछ कहना चाह रही थी अभी? जी मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही थी कि अभी हमने देखा कि मेरठ से अरुण गोविल, जो रामायण में भी जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार अदा किया, और इस पूरे समीकरण में, इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो राम की भूमिका इन चुनावों में सबसे अहम रही है। लेकिन क्या नतीजे होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, किसी पार्टी पर भगवान राम का आशीर्वाद हो जाए तो जीत हो ना हो, लेकिन सकारात्मकता वहां पर रहती है। तो मैं 4 पंक्तियां जरूर कहती हूं, चूंकि मेरठ से आगे चल रहे हैं अरुण गोविल, कि योगी सुर मुनि संतों को भी तारा है। क्या बात, योगी सुर मुनि संतों को भी तारा है, रावण जैसे दुष्ट को भी संघारा है, और कलयुग में मानवता के हक की खातिर राम ने खुद बीजेपी को स्वीकारा है। क्या बात है, राम ने खुद, तो ये तस्वीर है। उनका क्या अभी पता है, एक बात कहना चाहता हूँ, ये सुनने मिलता है कि बीजेपी ने ना राम को अपना बना लिया है। और खड़गे साहब, आपको क्या दिक्कत हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा में जाने में? राम आपके नहीं है क्या? हमको उस समय बुलाया नहीं तो हम गया नहीं। कौन सा चिट्ठी भेजा
व्हाट्सएप मैसेज पे कोई जाता है क्या? आपको बसली वाले राम जी बुलाने वाले अरे नहीं हम सब शुभकामनाएं देंगे, दुआएं देंगे। के पास वही तो सत्य है, उसी का नाम सत्य बिल्कुल है। सही कहा। नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी आशीर्वाद है ले कि लेना चाहिए था भाई, चुनाव से पहले आशीर्वाद ले बिल्कुल। लेना चाहिए था। और इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए 543 सीटों के रुझान लगभग आ गए हैं और जो भी ऊपर नीचे है लगभग इसी में रहने वाला है, बहुत ज्यादा उलटफेर होगा नहीं। तो एनडीए के खाते में 289 सीटें यहां पर आप देख रहे हैं जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 223 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छा खासा मतलब टफ फाइट जो है वो इंडिया गठबंधन ने दिया है, ये यहां पर कहना होगा, जो कि बीजेपी एकदम से इंडिया गठबंधन को नकार रही थी थ्रू आउट चुनाव। ये अलग बात है कि ये भी हमने देखा कि किस तरह से अगर पूरे इंडिया गठबंधन की ही बात हम करें और नीतीश कुमार से अगर हम शुरू करते हैं तो किस तरह से नीतीश कुमार के घर में सबसे पहले बैठक हुई थी और कैसे वहां से सारी चीजें शुरुआत हुई थी। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका मन था कि वो अध्यक्ष बने, उनको नहीं बनाया गया, खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी बात थी कि अध्यक्ष बनते हैं, इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्राइम मिनिस्टर तक वो बन सकते हैं। ये अंदरूनी उनकी अपनी ख्वाहिशें थी और किस तरह से सब कुछ अलग होता है और फिर किस तरह से वो एनडीए में शामिल होते हैं, ये सब हमने देखा। बिहार में गठबंधन उनका टूटता है आरजेडी से और फिर एनडीए में उनका शामिल होना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब बीजेपी और एनडीए ये कयास लगा रही थी कि इतना कुछ हो रहा है यहां पर, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी, उनका एक तरह से बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन बहुत ही टफ फाइट 223, अगर इसको भी हम नतीजे के तौर पर माने और इसको अगर घोषित भी कर दिया जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की यहां पर। और एक बार फिर से आपको ये बड़े हॉट सीट और वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ। अमेठी में किसी को शायद विश्वास नहीं होगा अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है कि स्मृति ईरानी अगर यहां से हार जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत बड़ी नेता, स्टैचर उनका बहुत बड़ा है। खुद बीजेपी के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी उनका स्टैचर बहुत बड़ा है। आश्वस्त पूरी तरह से 2019 में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में आकर हरा दिया था, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे में एक बार फिर से वो वहां से पीछे चल रही हैं, अमेठी से पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी। केएल शर्मा जो है वो वहां से आगे चल रहे हैं, जिसमें इसमें तो कई, अगर आप कह ले कि बहुत लोग केएल शर्मा को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के और खास करके सोनिया गांधी के काफी वो करीबी रहे हैं केएल शर्मा। थ्रू आउट उनके साथ काम किया है उन्होंने, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें, दोनों ही सीटों से, वायनाड से भी वो आगे चल रहे हैं और रायबरेली में भी वो आगे चल रहे हैं। रायबरेली में इस बार एक बार भावुक तरीके से खुद सोनिया गांधी वहां पर आई और उन्होंने अपील की थी रायबरेली की जनता से कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूं, इसीलिए अपना आशीर्वाद मेरे बेटे को दीजिएगा। तो वहां की रायबरेली की जनता ने उन पर विश्वास एक बार फिर से जताया है। राहुल गांधी को वहां पर आशीर्वाद देती हुई वहां की जनता दिख रही है और रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से इसीलिए राहुल गांधी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। जबकि वाराणसी सीट की बात करें तो अपने आप में जो सबसे बड़ा सीट है प्रधानमंत्री के वहां से होने की वजह से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आगे चल रहे हैं। मथुरा सीट से बात करें तो हेमा मालिनी जो है वो वहां से आगे चलती हुई दिख रही है। मेरठ सीट से उम्मीदवार अरुण गोविल यहां से आगे चलते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद से बहुत बड़ी खबर, अजदुद्दीन ओवैसी बंधुओं का गढ़ रहा है हैदराबाद। यहां पर कहते हैं सेंध लगाना भी मुश्किल था किसी का, लेकिन ऐसे में माधवी लता एक ऐसा चेहरा जिसको पहली बार यहां की जनता, ना सिर्फ हैदराबाद की जनता, बाकी देश में भी लोग, जो आम जनता है वो नहीं जानते होंगे कि माधवी लता है कौन दरअसल। उसको पहचाना, उनको पहचाना, पहली बार इस नाम को देखा गया, जाना गया। और माधवी लता जिस तरह से एक बहुत ही टफ फाइट यहां पर देती हुई आगे नजर आ रही है, खुद वो आगे चल रही है हैदराबाद सीट में ओवैसी से, अजदुद्दीन ओवैसी से, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इस चुनाव में अगर आप कह लीजिए ओवरऑल जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं और एनडीए को भी यहां पर समझने वाली बात है। बिल्कुल, 2-3 सेंटर पॉइंट्स हैं इस अभी तक के रुझानों के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष का रिएक्शन लेते हैं। मनीष, अभी क्या लग रहा है, क्योंकि 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है लगभग तस्वीर साफ हो जाती है। बहुत शुरुआती घंटे में हम नहीं कह सकते, लेकिन 2 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में 300 का आंकड़ा भी एनडीए अभी तक पार नहीं कर पाई है। क्या लग रहा है? बहुत क्रूशल है, देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट है और अगले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हूं, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कुछ रंग बिरंगी। ये एक भाई साहब हैं जो कि देखिए हाजीपुर से आए हैं, बिहार से,
साइकिल पर आए हैं और साइकिल पर मोदी जी की एक कटआउट लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। चिराग पासवान के ये फैन है और देखिए किस तरह से मोदी जी की ये आरती कर रहे हैं, उन्हें दूध चढ़ा रहे हैं, यहाँ घंटी बजा रहे हैं उनके साथी, और इसी तरह से लगातार पूरे चुनावी कैंपेन में करते रहे। फिलहाल देखिए इनकी आरती सुन लीजिए आप। जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती गाओ मिलकर मोदी भक्त जनों, स्वामी जय मोदी देवा। क्या नाम है आपका? रतन रंजन। कहाँ से आए रंजन जी? बिहार वैशाली जिला, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। साइकिल से ही? साइकिल से ही चलते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान 50 लोकसभा में गए थे हम साइकिल यात्रा के दौरान। मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से जो मोदी जी का लक्ष्य था, अब की बार विकसित भारत बनाना है, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाना है, इस संकल्प के साथ हमने गांव-गांव गया। वहां हमने पाया कि जो लाभार्थी है, जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाया है, खास करके महिलाएं काफी खुश थी। और इस बार जो वोट हुआ है वो अभी जो नंबर देख के डर लग रहा है क्या? अभी तक 300 तक 200-250 के आसपास ही हैं, 10 बज चुका है, कुछ डर लग रहा है क्या? अभी तो शाम पूरा बाकी है, 10 बजा है, 400 पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 बज गए हैं, काफी समय है, घड़ी की सुई। 400 पार होगा या सिर्फ जीत जाएंगे? 400 पार करके जीत रहे और विपक्ष ये को इस सबसे तरह बड़े इस बार भविष्यवक्ता यही नजर आ रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगा। अरे मनीष बताइए, 288 पे अटक गई है, अभी नंबर आगे बढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर। एनडीए के खाते में 288 अभी तक है, थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ेगा। कहाँ वो 400 की बात कर रहे हैं? बड़ी देर से फंसे हुए, नंबर नहीं आगे जा रहा है। बढ़ेगा, भगवान की कृपा देखिए, मौसम कितना सुहाना हो गया है, बारिश भी होने वाली है, कीचड़ होगी और कमल खिलेगा। और इस बार बिल्कुल मनीष, देखिए भगवान की कृपा भी होगी जब मोदी को ही वो भगवान बना के आरती कर सकते हैं, बारिश करा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, राजस्थान के अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाते हुए अभी तक ये सामने आया है। और देखिए, जो पॉइंटर्स की मैं बात कर रही थी श्वेता, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ये मतगणना के दिन से पहले 100 दिन के एजेंडे पर मीटिंग की है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई था। प्रधानमंत्री से कॉन्फिडेंस से ही तमाम कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अभी तक 300 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है एनडीए। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें जब भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी तो उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और कई ऐसी हॉट सीटें जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से निश्चिंत रही होगी चुनाव प्रचार के दौरान भी कि यहां पर तो जीत हमारी पक्की है, वहां पर भी कुछ हद तक स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीर लगभग साफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन के लिए ये जो एग्जिट पोल भी बता रहे थे 160 से लेकर 180, उससे कहीं ज्यादा इंडिया 200 के आंकड़े को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि अलग अलग पार्टी, स्थानीय पार्टी और राज्यवार जो पार्टियां हैं, अपनी अपनी स्थिति अलग अलग राज्यों में उनकी मजबूत है, लेकिन फिर भी किसी ने इतनी बड़ी नंबर की जो रुझान में आ रहे हैं, इतनी उम्मीद नहीं की थी। और इसीलिए शायद ये माना भी जा रहा था कि 400 पार शायद बीजेपी पार कर जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 300 सीट के आंकड़े को भी एनडीए ने अभी तक पार नहीं किया। इसके अलावा लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। गुजरात में 24 सीटों पर बीजेपी आगे, राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में लगातार कांग्रेस अपना हाथ आजमाती रही है और अपने आप को मजबूत स्थिति में पाती रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर वहां पर नहीं आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे, हालांकि इसका सिलसिला विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस राजस्थान में 9 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा लगातार आपको बता रहे हैं कौन सी हॉट सीट पर कौन सा जो नेता है, उम्मीदवार है, वो आगे चल रहा है। बिल्कुल, साथ ही साथ चूंकि राजस्थान की बात हो रही है तो आपको बता दें कि राजस्थान में टोटल जो है कुल मिलाकर 25 सीटें हैं, जिसमें कि 9 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को आगे दिखाया गया था। वहीं बीजेपी को 16 से 17 सीटों पर आगे दिखाया गया था। लेकिन बीजेपी को फिलहाल यहां पर जो रुझान आ रहे हैं, 13 सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो 25 सीटों में आपको हम बता दें जो रुझान है उसके अकॉर्डिंग 9 सीटों पर कांग्रेस आगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। 29 सीटें हैं कांग्रेस में भी, तो क्लीन स्वीप यहां पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्लीन स्वीप यहां पर नजर आ रहा है। गुजरात में 26 सीटें हैं जिसमें 24 सीटों
पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति यहां पर काफी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह से एक एक करके लगातार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं, तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शिल्पी सेन लगातार लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जो शिल्पी हॉट सीट रही है, देखिए कुछ सीटों के बारे में हम कह ही नहीं सकते थे कि वहां से बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं लगातार उससे ये लग रहा है कि जितनी आश्वस्त बीजेपी वहां से दिखती रही है उतनी जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। ठीक है, गोरखपुर सीट से हमने देखा कि रवि किशन जो है वो वहां पर आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जिसमें कि अमेठी हो गया और भी दूसरी कई सीटें हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं बीजेपी वहां से पीछे चल रही है। मुख्य वजह अगर मुख्य तौर पर वजह के तौर पर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस एक वजह हो सकती है क्या बीजेपी के लिए? देखिए इस पर तो अभी मंथन किया जाना है, लेकिन जो सीधे तौर पर वजह लग रही है वो ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो एनडीए के जो वोटर्स हैं यानी कि 2019 में जिन्होंने वोट किया, आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो उसी वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इस बात को लेकर मतदाताओं में गर्मी एक वजह है, लेकिन क्या इस बात को लेकर के उदासीनता है या इस बात को लेकर के एक तरह से आश्वस्त हैं कि अरे 400 पार तो होना ही है, जीत तो होनी ही है और वोट डालने बहुत सारे लोग नहीं गए। ये एक फैक्टर हो सकता है। अमेठी की जहां तक अमेठी का सवाल है, अमेठी में निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये मंथन का विषय होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार वहां कैंप कर रही थी, वहां उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया है और बार बार इस बात को उठाती रही है कि देखिए राहुल तो अमेठी छोड़ करके चले गए, लेकिन मैं हारने के बाद फिर दोबारा लड़ी और उसके बाद अब जीतकर आपके बीच में हूं, तो अपने आप में ये एक फैक्टर है। लेकिन और भी जैसे अमेठी के सीटों के अलावा, अमेठी के अलावा मैं और सीटों की भी बात करना चाहूंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे कैराना हो चाहे सहारनपुर हो, बहुत सारी ऐसी सीटें जिसमें अलग अलग फैक्टर रहे हैं। जैसे अभी जहां पर एनडीए पीछे चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम में जो ठाकुरों की नाराजगी का, एक क्षत्रिय समाज की नाराजगी का एक फैक्टर था, उसका सामना बीजेपी को करना पड़ा था। लेकिन इस पर यह भी सवाल उठते हैं कि क्या आरएलडी यानी जयंत चौधरी का जो साथ एनडीए ने लिया है, बीजेपी ने लिया है, एनडीए गठबंधन में सहयोगी बने हैं, उसका बहुत फायदा नहीं हुआ। किस तरह से, देखिए खास बात यह है कि 80 के दशक से चुनाव लगातार राम मंदिर आंदोलन के नाम पर लड़े गए। इस बार राम मंदिर का लोकार्पण हो गया है, एक प्राइड की बात जरूर है, लेकिन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मंडल की जो प्रयोगशाला थी, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, इस बार फिर से एक जातिगत समीकरण उस तरह से बना कि जातियों के आधार पर, जो चुनाव पहले भी होते हैं लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जातियों का समीकरण हमें दिखाई पड़ा। और आपने देखा होगा कि टिकट देने से लेकर के जातियों को साधने तक का सारा काम राजनीतिक दलों ने किया, चाहे बीजेपी हो यानी एनडीए हो या फिर जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां जिसमें समाजवादी प्रमुख रूप से हैं। तो यूपी में मैं आपको बताऊं कि अगर हार का फैक्टर देखना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातें अभी तय की जानी है कि क्या फिर से एमवाई कॉम्बिनेशन यानी यादव प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन गया है जो एक समय पर कॉम्बिनेशन था, या फिर बीजेपी को दूसरी कुछ बातों का सामना करना पड़ा। उसके लिए आगे मंथन होगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी सी निराशा और मायूसी की बात एनडीए हम यही देखते हैं, चाहे जितने भी चुनाव हो विकास के नाम पर। ठीक है, इस बार बीजेपी कह रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो जाति धर्म पे आ ही जाती है। हमने चुनावी भाषणों में भी देखा कि 7वां चरण आते आते 6ठे 7वें चरण में धर्म आधारित जो है फिर वो भाषणबाजी भी होने लगे और उसके बाद उसी नाम पर वोट भी मांगे जाने लगे। तो देखना होगा कि इस बार वाकई अगर जनता अगर इसी तरह के जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं वही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो वाकई इन पार्टियों को मंथन करना होगा कि अगर इसके पीछे जो है वो वजह क्या रही है। चलिए मनीष के पास हम चलते हैं, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बहुत तरह के कलर्स देखने को मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त जो है कोई भी राजनेता कुछ कहना नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि हम कई जगह देख रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हमने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है बड़े बड़े नेताओं के घरों के आगे, लेकिन इस वक्त जहां पर आप हैं वहां कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं के। इस वक्त कुछ है, जरा दिखाएं। देखिए रंग देखने को नहीं, अब फिलहाल रंग उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक मीम आपने देखा कि एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम से हालात बदल गए। वही तस्वीर यहाँ की भी है। आप देखिए यहाँ पर ढोल रखे हुए हैं, सुबह बुला लिए गए थे और अमूमन इस वक्त तक ये बजना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है बता रहे हैं कि इन्हें ऑर्डर आया कि भाई 12 से पहले ये बजना नहीं चाहिए
और इंतजार करना है बस। तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम बाकी लोग सब इंतजार में है। आप लोग सब कहाँ रह गए? अब तक तो इतनी भीड़ होती थी, 10:30-11 बज गए। 10:15 हो रहा है, आधे घंटे और रुकिए, आधे घंटे में भी शुरू हो जाएगा तामझाम यहाँ पे। आत्मविश्वास हिल तो नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं हिल रहा है। मोदी जी के कामों पे पूरा विश्वास है। कभी ट्रेंड चल रहा है। यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें 700, 800, 900 है। यूपी का ट्रेंड आपको पता है, यूपी में सब गुरु हैं। अरे लेकिन बहुत देर हो गया, 289 से आगे एक नंबर नहीं बढ़ रहा है भाई साहब। इंडिया का बढ़ता जा रहा है। आज तक 10 मिनट में 70 सीट दिखा दिया था। 8:10 में 70 सीट दिखाया था। कौन सा ऐसा ट्रेंड? शुरुआती रुझान थे, अब रुझान है। भाई साहब 10 मिनट में तो बैलेट पेपर का बॉक्स नहीं खुलता। जो जोश बना हुआ है ना कार्यकर्ता, बिल्कुल 100% बना हुआ है। अभी आधे घंटे बाद हम शुरू कर देंगे। लग रहा है अकेले ही मोर्चा संभाले हुए, बाकी सब आपके दोस्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि जौनपुर जिला से जौनपुर से आए आप? कब आ गए? अरे हम तो यहीं रहते हैं, जौनपुर के हैं। यही तो बताइए ना। फिर दिल्ली में कौन? दक्षिण दिल्ली में कितनी सीटें आती? 7 के 7 आएगी। 6 पे हम बढ़त बनाए, 1 पे पीछे है चांदनी चौक पे। शायद हम अभी 3 का मामला हो गया। कहाँ हुआ अभी? ये देखिए यहाँ दिखा रहा, आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए अच्छा है, कार्यकर्ता अभी बहस करने में लगा हुआ है, पूरी जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ टिका हुआ है। ठीक है मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर बता दें हमारे दर्शकों को। आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा अपडेट अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अभी तक के जो रुझान है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में कहीं एनडीए आगे है तो कहीं इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। और एक बार फिर से मुंबई आपको लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास। देखिए धर्मेंद्र, अब जो 10:28 हो गए हैं और लगभग 290 सीटें एनडीए के खाते में आ चुकी है और इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ही हम 19-20 देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आंकड़ों में अंतर आपको लगेगा नहीं। अब कुछ हलचल बढ़ी है, अभी भी सन्नाटा ही पसरा हुआ है? जानकारी के मुताबिक एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कार्यकर्ताओं का नाराज हो जाना। जी और यहां 6 सीटें हैं मुंबई में, जिसमें से दो सीटें हैं वर्तमान सांसद को अचानक से बदल दिया जाता है, उनकी जगह दूसरे नए नाम लिए जाते हैं। हालांकि पीयूष गोयल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले गोपाल शेट्टी 8 लाख वोटों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं उस लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बहुत नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई से अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उनके सामने एक बहुत ही सुप्रख्यात वकील उज्जवल निकम जी को उतार दिया गया। जबकि यहां से पूनम महाजन वर्तमान सांसद रही हैं। और पूनम महाजन की बात करें तो प्रमोद महाजन जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे, नेशनल लेवल के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी बेटी को यानी वर्तमान सांसद को हटाकर उज्जवल निकम जी को लाया गया है। कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी नाराजगी हुई है और जिस तरीके से गठबंधन बना, एनडीए में बहुत सारे अलग अलग पार्टियां जुड़ी, तो कहीं ना कहीं उनके जो फेवरेट नेता रहे हैं उन्हें हटा करके उनकी सीट किसी और को दे देना, कार्यकर्ताओं में काफी उथल पुथल रही। और जिस समय हम चौपाल कर रहे थे, कई लोगों का साफ तौर से यह कहना था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 वजहों से चुनाव लड़ रही है। पहला तो राम नाम, दूसरा मोदी का काम। और कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदवार हैं धरातल से नहीं जुड़े दिखे, बहुत ज्यादा इन्होंने उस तरह से मेहनत नहीं की जितना कि इंडिया आघाड़ी। स्तर पर हम लोग स्टूडियो में रहते हैं ज्यादातर, हालांकि हमारी कोशिश भी रहती है कि जरा जमीनी स्तर पर लोगों के मूड को भांपा जाए, वो क्या चाहते नहीं, लेकिन आप लोग तो वहीं रहते हैं दिन रात। जरा ये बताइए कि इस बार सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छी बात हमें भी लगी एज अ जर्नलिस्ट कि भाई चुनावी मैदान में जब पॉलिटिकल पार्टीज उतरी है तो वो अपने काम को लेकर के वोट मांगे। और इस बार शुरुआत के जितने भी, चाहे आप 4th 5th फेज तक आप देख लें कि बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई हमने काम किया है और काम को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं, हमें उसी आधार पर वोट दिया जाए। यहां क्या, अगर महाराष्ट्र की से बात करें तो यहां कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि यहां पर नहीं चल पाया और जिसकी वजह से इस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं? क्योंकि विधानसभा बिल्कुल अलग होती है इसकी कुछ लोकसभा से। बहुत बिल्कुल इसकी कुछ हद तक समझ मुझे शिवाजी पार्क में हुए एक बहुत बड़ी सभा से पता चली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे, साथ ही साथ मनसे के राज ठाकरे भी थे और तमाम वो नेता जो महाराष्ट्र के बड़े लेवल के नेता माने जाते हैं वो सारे मौजूद थे। जब सभा खत्म हुई तो खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और दूसरे भी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे बाहर जा रहे थे और मीडिया से बातें करते हुए कई लोगों ने 2 अहम मुद्दों की बातें करी कि इतनी सारी बातें सभी ने यहां पर कही हैं, लेकिन रोजगार की बात किसी ने भी
भी नहीं की। क्या युवाओं के लिए नौकरी देना जरूरी नहीं है? ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज का युवा, मुंबई का युवा हर पल काम करना चाहता है और मुंबई है, रुकते नहीं। लेकिन रोजगार की समस्या यहां पर बहुत एक बड़े लेवल पर है। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम खुद भी कई बार ऐसा सोचते थे कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में अगर रोजगार की भी बातें करें या कुछ ऐसी बातें करें जिससे कहीं ना कहीं जो जन लोग हैं उन्हें कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो। बिल्कुल तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा कि हमें ये सुनने को मिली है, जो कि विपक्ष ने लगातार उठाया और साथ ही साथ अगर आप युवा वर्ग से बात करते हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो ये उनके लिए वाकई एक बड़ी समस्या है जिस पर मुझे लगता है कि युवाओं ने वोट भी किया है। जब भी आप उनसे बात करो कि इस बार क्या लग रहा है, धर्म उनका मुद्दा है या कोई और मुद्दा है या फिर जिन पर दावा कर रही हैं चुनावी पार्टियां वो उनके मुद्दे हैं, तो युवा वर्ग का तो बस यही कहना है कि नौकरी मिल जाए। नौकरी लोगों के पास नहीं है और मुझे लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं और अभी राजस्थान की हम बात कर रहे थे तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी का भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये उन्हें ऐसी बात है कि ये इस साल बुआ जो चुनाव जो हुआ है। एक सेकेंड, आपने ट्रांसलेटर रखा है अपने साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि हम समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को। मेरी बात सुनिए आप, मैं जादूगर हूँ, मेरी बात आपको जादू समझ में आ जाएगी, दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो हमारे राहुल बाबा ने यात्रा की थी दक्षिण से उत्तर की ओर, उसमें पूरी लोग हमारे साथ आते गए। यहाँ पे किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और आप जो बीजेपी वाले थे, केवल उन्होंने एक नारा दे दिया 400 पार। तो कैसे 400 पार? 400 पार के लिए आपको काम भी करना होता है, काम हुआ नहीं। आप दल तोड़ते रहे, सारे लोगों को आपने अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब वो वॉशिंग मशीन थी या वॉशरूम था, समझ में नहीं आया। तो अब आप देखते जाइए और उसके बाद आपके भी आया। भाई एक बात बताइए, ये जितने भी राज्य सरकार वाले हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, वो हर चीज केंद्र सरकार पे ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं है? भाई जो हमारी जिम्मेदारी हुई, हमने कहा 500 रुपए सिलेंडर देंगे। क्या फिर से बताइए। हमें आपसे कहा था 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। हाँ, फिर तो हम वो देंगे, हमारी सरकार है कि हम देंगे। और हमने दिया भी था उसमें गैस होगी। हाँ, गैस बिल्कुल होगी। खाली सिलेंडर क्या फोड़ने के लिए देना है क्या हमें? आप ऐसी बात करती हैं, आप तो महिला हैं, आपको तो गैस समझ में आती है, मुझे समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों ने बेरोजगारी पेपर बहुत आउट हुए है। अच्छा, हर एग्जाम का पेपर आउट, युवा आपसे जो है वो कटता चला गया। मंजिल पेपर आउट ना हो उसके लिए पहले आपको कदम उठाने चाहिए थे। पेपर आउट तो कब से हो रहा है आपके यहाँ राजस्थान में? उसके बाद उठाया था और कदम उठा लिया था। जब तक आगे बढ़ाए थे तब तक बात सुनिए, मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। कदम हमने उठाया था। चप्पल छूट गया घर पे? जब नहीं, फिर आगे नहीं बढ़े? नहीं, जब तक आगे बढ़ाए तब तक हमारी सरकार चली गई। मुझे लग रहा है अमित शाह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी जरा बता दीजिए। देखिए, बहुत देर आपको सुन लिया है गहलोत जी। इतना काम आपने किया, इतने बड़े जादूगर है, इतनी बड़ी यात्राएं राहुल बाबा ने की कि वैभव गहलोत जालोर से हार रहे हैं। जालोर से वो आपने कदम आगे उठाया, वो कदम पीछे बढ़ा रहे हैं। आप बोले थे 400 पार, 290। अरे भाई, आपकी भाषा तो राजस्थान नहीं समझ पाता, मैं गुजराती कहाँ से समझूंगा? जो हार की भाषा है ना, हार की भाषा आपको सारे प्रदेशों में एक ही सुनाई देगी। जुम्मा आपको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, थोड़ा जादू की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ गरीबों के लिए रोटी बनाइए जादू से। देखिए, जो रुझान आ रहे हैं अगले 10 घंटे में आप भी हारने जा रहे हैं। रुझान नहीं है, अभी आपके चेहरे पे सुजान आने वाली है। देखिए, अभी आप देखते जाइए, वो अभी हम रात को बात करेंगे आपसे। रात को हम बात नहीं करते हैं आप लोगों से भाई, कांग्रेसियों से। शाम को कर लीजिएगा, जगह आप बताइएगा, हम चले आएंगे, क्योंकि हम जादूगर हैं, रात को दिन में बदल देंगे। भाई आपको एक बात बताऊं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बार बार हारने वाले को जादूगर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
तो इनकी जादूगरी पे आप कुछ बोलेंगे? देखिए, ये तो इसी तरह से लड़ते रहेंगे, लेकिन श्वेता जी मुझे लगता है, गुंजन जी मुझे लगता है कि जनता है और जनता के पास इन सभी के वाद विवादों का इलाज है, और आज तस्वीर जनता की ताकत की साफ हो जाएगी। तब मैं कहती हूं कि मन के सारे भावों को पहचानती है, मन के सारे भावों को पहचानती है, करती वही है जो मन में ये ठानती है, और वोट की ताकत क्या है ये आज बताएगी सब। ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। क्या बात है। और जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, इस बात को हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए आखिर एग्जिट पोल वालों को कौन समझाएगा? एग्जिट पोल वालों को के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। इनकी बात 3 रात से हम सो नहीं पाए हैं, और अभी तो रुझान जब आ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी अब हमको नींद आ रही है। अब हम आराम करेंगे। भाई जनता को मूर्ख नहीं बना सकता है, जनता कई बार मूर्खों को बना चुकी है। आप इस बात को जरा नोट कीजिए और आगे रुझानों को देखिए। जादूगर जी आप इधर देखिए, हम रुझान देख रहे हैं। आप अपने पन्ना प्रमुख वालों को फोन करिए कि कहाँ से पन्ना गायब कर दिया। भाई आपका पन्ना राजस्थान की जनता फाड़ चुकी है। अब आपका पन्ना अगले 2028 से पहले आपके का ना पन्ना कुछ बचा है, ना रजिस्टर कुछ बचा है। आप खाली ये हम जाएंगे ना, यही आप करते हैं। हीरा पन्ना सब गायब हो गए। वान्या जी, लगातार गहलोत साहब देखिए इतनी मेहनत उन्होंने की है। देखिए इस बीच आपको अपडेट भी, बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त जो आ रही है इलेक्शन से जुड़ी हुई, अब तक के रुझानों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और कड़ी टक्कर यहां पर इंडिया ब्लॉक जो है वो बीजेपी को देता हुआ यहां दिख रहा है। तो 80 सीटों वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य, जिसमें कि समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर यहां पर आगे नजर आ रही है। फिलहाल 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब तक जो है वो आगे यहां पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अब तक 36 सीटों पर आगे है। ऐसे में वाकई ये जो आंकड़े हैं ये बीजेपी के लिए किसी झटके से, सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर लगभग बीजेपी ने सोचा था कि 67 सीटें उनके खाते में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देता हुआ इंडिया ब्लॉक जो है वो दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस जो है अब 8 सीटों पर यहां पर आगे होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, थोड़े बहुत ही जो हमने कहे थे कि आंकड़े जो है फेरबदल यहां पर होंगे, लगभग नतीजे जो है कुछ इसी तरह के रहने वाले हैं जो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 543 सीटों पर से जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 290 एनडीए के खाते में यहां पर आप देख पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 223, 295 का उन्होंने दावा किया था, और यहां देखिए फिर से ये जो घट बढ़ रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे जो कुछ इलाकों में अभी बचा हुआ है, अभी काउंटिंग जो है कई राउंड की अभी होनी है और बाकी है। और चंडीगढ़ की बात करते हैं, सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, इस वक्त वहां पर किस तरह के रुझान आ रहे हैं, कौन इस वक्त आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, एक बार फिर से आप भी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि देखिए मनीष तिवारी अपना ही दावा वहां पर ठोक रहे थे। उनका तो बिल्कुल कहना था कि हर हाल में वो जीतेंगे, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या हाल है टंडन साहब का? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर हम चंडीगढ़ सीट की बात करें, जिस तरह से मैंने कहा था कि यहां पर बड़ी क्लोज फाइट है, नेक टू नेक कंपटीशन है, और फिलहाल अभी जो 4 राउंड के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस लगभग 5000 से ज्यादा की लीड पर चल रहा है। यानी कि जिस तरह से जो रुझान देखने को मिले थे, खासतौर पर अगर हम इंडिया टुडे माई एक्सिस की भी बात करें तो चंडीगढ़ सीट पे कहीं ना कहीं जो एज है वो मनीष तिवारी का दिखाया था, और फिलहाल उसी तरह का जो एज है वो अभी मनीष तिवारी का दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ उलटफेर है वो पंजाब और हरियाणा में भी नजर आ रहा है, जहां पर हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस की और 1 जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस का है, वहां पर कुरुक्षेत्र की सीटें वो लीड करें। यानी कि 6 सीटों पर हरियाणा में इस वक्त इंडिया गठबंधन है वो आगे चल रहा है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो कांग्रेस की पोजीशन है रुझानों के से उलट चल रही है। 5 सीटों पे कांग्रेस आगे है, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। यानी 5 और 3 8 सीटें, और 2 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो आगे है। यानी अमृतपाल सिंह जो जिस पर एनएसए लगा है, जो कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, वो लगभग 35,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो यानी कि जिस तरह से जो रुझान देखने को मिले थे उससे बिल्कुल उलट नतीजे है वो देखने को मिल रहे हैं। जी, बाकी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें श्वेता,
तो हिमाचल प्रदेश में जरूर चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड काफी मजबूत बना रखी है। चाहे वो कांगड़ा की सीट की बात करें जहां पे लगभग 91,000 की लीड है वो भाजपा के प्रत्याशी की है। वहीं पर अगर हम शिमला सीट की बात करें वहां से सुरेश कश्यप है, लगभग 28,000 वोटों से लीड चल रहे हैं। अगर हम बात करें मंडी सीट की जो सबसे हॉट सीट है वहां पर भी कंगना है, वो लगभग 21,000 वोटों से आगे चल रही है। और अगर बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर में भी जो अनुराग ठाकुर है वो 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूर भाजपा एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें और या पंजाब की बात करें तो यहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। और रुझानों में फिलहाल अभी जो चौथा राउंड चला है उसमें मनीष तिवारी है, लगभग 5,000 की लीड से आगे चल रहे हैं। जी श्वेता। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं नेक टू नेक फाइट कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में भी हालांकि बीजेपी भी आश्वस्त थी। सुबह सुबह ललित ने ही बात किया था, वहां पर जाकर के टंडन साहब के यहाँ उन्होंने बात की थी और वो बड़े आश्वस्त लग रहे थे अपनी जीत को लेकर। लेकिन यहां पर अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष के पास। मनीष चौरसिया लगातार बने हुए हैं दिल्ली से हमारे साथ। मनीष, अब देखिए 289 सीटें जो है उस पर एनडीए आगे चल रही है। फिलहाल जो अब रुझान सामने आए हैं लगभग यही लग रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्योंकि कई राउंड की चौथे राउंड की लगभग यहां पर काउंटिंग जो है वो पूरी होती हुई यहां दिख रही है और ऐसे में यही नतीजों में कन्वर्ट ऐसे में होने जा रहा है। इस वक्त आप वहां पर क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए वाकई ऐसा बीजेपी ने भी और एनडीए खेमे ने भी सोचा नहीं होगा कि 226 मतलब 200 तक वो सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे जो हैं वो 116 117 कुछ इसी के आसपास, मतलब 200 प्लस इंडिया गठबंधन को आएगा, वो उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक। जी बिल्कुल ठीक बात है। और बात दरअसल जीत और हार की नहीं थी, बात थी कि 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन 400 अभी तक पहुंचे नहीं है और स्थिति बहुत नेक टू नेक दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें ऐसी हैं कि मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि मैंने पहले भी बीजेपी हेडक्वार्टर से 2014 और 19 के इलेक्शंस देखे हैं। यहाँ पर माहौल पिछले दो चुनाव के कंपेरिजन में बहुत ठंडा माहौल है। आप देखिए कि हम सड़क पर मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर और सड़क के किनारे भी तमाम तरह के इंतजाम किए जाने थे कि जब रोड शो होगा तो तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन अब देखिए वहां भी बिल्कुल सन्नाटा है, तैयारियां अधूरे छोड़ दी गई हैं। यहाँ पर देखिए स्टेज बना हुआ लेकिन लाइटें नीचे रखी हुई हैं और कोई यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो एक तरह से आप ये कहिए कि जो जश्न की चीजें थी वो अब कहीं ना कहीं कुछ और देर के लिए होल्ड पर डाल दी गई हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपना बोर्ड यहाँ पर लगा रखा था, उनको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज बीजेपी दफ्तर में पहुंच रही है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, सारे प्रवक्ता अंदर जरूर मौजूद है, लेकिन जो जोश उत्साह हर बार आपको 2014 में देखने को मिला, 19 में देखने को मिला, 2017 में यूपी के इलेक्शन में देखने को मिला, 2022 में देखने को मिला, वो सभी तस्वीरें इस बार गायब है अभी यहाँ तक, फिलहाल इस समय तक। ठीक है, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, लौटेंगे आपके पास। महेश शर्मा नोएडा से आगे चल रहे हैं, ये अभी तक का अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। नोएडा की सीट जहां से महेश शर्मा अभी बढ़त बनाए हुए हैं। हम इंतजार करेंगे शाम तक और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। पिछली बार 3.5 लाख के अराउंड में जो है आप हम उससे ज्यादा होंगे। पिछले बार 3,35,000 वोट से हम जीते थे, इस बार उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग जीतेंगे। तो देखिए अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, जो उम्मीद शायद एनडीए ने भी नहीं की थी। और मुझे लगता है श्वेता इस स्टेज पर हमें नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि वो तो लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस बार विश्वास में कुछ कमी नजर आ रही है, क्यों नरेंद्र मोदी जी? देखिए, जहां तक सवाल विश्वास का है तो मोदी का ना विश्वास डगमगाया है, ना भारत का विकास डगमगाएगा। जरा शाम तक का इंतजार कीजिए, इंडी गठबंधन की शाम होने वाली है और एक नया सूरज भारत के नेतृत्व में विश्व में उगेगा और पूरे देश में विकास की बयार बहेगी। अभी थोड़ा समय तो रुकिए, मीडिया को जल्दी बहुत होती है नतीजे दिखाने की।
थोड़ा समय रुकिए। नहीं, आपने ऐसे मीडिया को रोक रखा है, कहाँ आपके दफ्तर के पास भी नहीं आने दे रहे हैं, दरवाजा बंद करके रखा है, आप भी थोड़े से डाउटफुल नजर आ रहे हैं मोदी साहब। अरे हम ना उसमें अंदर हैं, हम बिहार से चल के आए तो हमारा मीटिंगवा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर सब लोगों को एंट्री मिलेगा। अच्छा नीतीश बाबू, आप ये बताइए, आप जो एकदम झटपट, मतलब एग्जिट पोल आया नहीं और एकदम से आप पटना से उठ करके आप दिल्ली आ गए, करने नहीं आ सकते हैं तो पुराने कैसा भेंट था, किस तरह का भेंट था? अब दोस्तों का बात, आप लोग जो है नहीं तो ये देखिए, आप जो है ना हर बार कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है। आप इस बार जो है पहले से खबर तो ये भी आने लगी कि आप जो इस बार भेंट करने आए हैं, तो भेंट आप करेंगे ये बोलने के लिए भाई वहां अलग से बिहार को जो है दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा मिले, उसके लिए अभी से आप मांगने उंगने के लिए आ गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? या फिर दिल्ली आना चाहते हैं? मान लीजिए हम अगर बिहार से यहाँ ट्रांसफर लेने आए हो तो हम आपको बताएंगे क्या कि हमको भाई माने सेंट्रल मिनिस्टर बना दीजिए, और वहाँ का सम्राट जो लड़का है उसको मुख्यमंत्री, लड़का लोग वहाँ लड़ न रहा है जी। वो भी बिहार की। देखिए श्वेता जी, हम आपको बताते हैं, ये बिहार से आए नहीं, इनको लतिया के भगाया गया है। और ये बोलते हैं कि हम भेंट नहीं करने आए हैं, ये माता का भेंट शब्द आएंगे लालू जी आपके पास आएंगे। इस वक्त एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हेमा मालिनी मथुरा से आगे चल रही है भारी मात्रा में, अब एक बड़े मार्जिन के साथ, और हिमाचल की हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो है वो भी आगे चल रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। और चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 34 सीटों पर, और जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। तो इस वक्त देखिए स्थिति लगभग साफ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अगर यही जो चुनाव आयोग के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, उस हिसाब से वाकई बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी ये स्थिति कम से कम नहीं सोची होगी जो यहां पर देखने को मिल रही है कि इंडिया ब्लॉक उन्हें इतना बड़ा झटका देगा उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में उनके लिए अब मंथन की बात जरूर होगी, भले ही वो सरकार बना ले। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, मथुरा से हेमा मालिनी भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है, यानी कि एक बार फिर से उन्हें मथुरा की जनता ने आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अतुल गर्ग आगे यहां पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम बता दें, रवि किशन तो पहले ही गोरखपुर सीट से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए, फेरबदल कैसे चल रहा है। हैदराबाद में अजदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस वक्त अब आगे हो गए हैं माधवी लता से। जी हाँ, जो कि माधवी लता लगातार आगे चल रही थी हैदराबाद से, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से अजदुद्दीन ओवैसी जो है वो अब यहां से आगे हो गए हैं। शेयर मार्केट पर रुझानों का बड़ा असर है, वो भी देखने को मिल रहा है। जहां कल सेंसेक्स जो है बड़ी तेजी के साथ वो खुला था और आगे बढ़ा था, वहीं आज गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रुझान इस वक्त, ललित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी के हिसाब से। ललित, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी कई सीटों पर जहां पर लगभग लग रहा था कि अब जो है क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी भी कभी कोई आगे हो जा रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है। अभी हमने हैदराबाद की सीट के बारे में बताया कि जो सुबह से ही हम देख रहे थे माधवी लता वहां पर आगे चल रही थी, अजदुद्दीन ओवैसी जो है वो अब आगे हो गए हैं। वहां की अगर हम पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ में तो आपने बताया, पंजाब की बात करें तो जरा वहां का अपडेट दे दें हमें। बिल्कुल श्वेता, इससे पहले मैं आपको पंजाब का अपडेट दूं, उससे पहले आपको हिमाचल की जो लेटेस्ट जानकारी वो दे दूं आपको। हिमाचल में चारों सीटों पर भाजपा है वो अच्छे मार्जिन के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको हमीरपुर सीट की बात करूं, 4 बार के जो सांसद है अनुराग ठाकुर है वो लगभग 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं कांगड़ा सीट की बात करूं तो वहां पर राजीव भारद्वाज भाजपा के लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर मंडी की बात करें तो कंगना रनौत लगभग 25,500 वोटों से आगे चल रही है। और वहीं शिमला की बात करें तो सुरेश कश्यप है वो लगभग 32,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में भी जो मनीष तिवारी यानी कांग्रेस के जो सांसद है और इस बार के प्रत्याशी है वो लगभग 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि पंजाब में और हरियाणा में और चंडीगढ़ में जो नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस लगातार फाइट में नजर आ रही है। वहीं पर अगर हिमाचल की बात करें तो वहां पर भाजपा एक बार फिर से
क्लीन स्वीप करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। श्वेता, जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब की क्या स्थिति है, पंजाब की 2 सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। अमृतपाल सिंह जो खडूर साहब से प्रत्याशी है, जिनके ऊपर एनएसए लगा है, वो लगभग 40,000 वोटों से लीड पर चल रहे हैं, यानी कि वहां पर जो मुकाबला है बहुत ही अलग नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 5 सीटों पर, वहां पर कांग्रेस काबिज होती नजर आ रही है, आगे बढ़त पाते हुए नजर आ रही है, जबकि 3 सीटों पर वहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसने बढ़त बनाई हुई है, जबकि 2 सीटों पर अकाली दल है वो लीड बनाए हुए हैं। तो यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें पंजाब में भी जो इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग 8 सीटें, 5 कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी है वो लीड बनाए हुए हैं। जबकि अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस लीड बनाए हुए हैं, जबकि 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यानी कुरुक्षेत्र से जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है सुशील गुप्ता, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी उम्मीद जो उम्मीदवार हैं जो वहां से खड़े हुए हैं उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि जो एग्जिट पोल के अनुसार भी माना जा रहा था उसमें हम ये देख रहे थे कि आंकड़े कुछ और हैं और उम्मीद शायद नहीं की थी। जैसा श्वेता भी लगातार बार बार ये बता रही है हमारे दर्शकों को कि अब बहुत ज्यादा नतीजे अलग नहीं होंगे, संभवतः 300 के आसपास एनडीए पहुंच जाए, लेकिन 300 से पार जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। कौन सा फैक्टर आप समझ पा रहे हैं वहां पर जो काम नहीं किया, क्योंकि प्रचार लगातार किया गया, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा रहा जिसने पूरे देश पर असर डाला, लेकिन वो भी फीका पड़ता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है आपको वहां पर? देखिए गुंजीत, माफ कीजिएगा गुंजन, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि लगातार हमने ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग की है, और खास तौर पर अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं जिसमें पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया या हिमाचल हो गया, हमने लगातार यही बात कही थी कि वहां पर जो गठबंधन है या फिर कांग्रेस है वो लगातार फाइट में है। जो मोदी वेव जिस तरह से यहाँ पर रोकना चाहेंगे, उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जरा उनको सुन लेते हैं। 19-20 का फर्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिजल्ट में एक बहुत बड़ा फर्क आएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी अभी मतलब जैसे मैंने कहा वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो पीएम ने एक ट्वीट में कल कहा था कि हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। अब मां सिवाय सजाद लोन साहब के, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने हार का ऐलान किया था, शायद दिल्ली से उनको इशारा आ ही गया था कि वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। मुझे और कोई उम्मीदवार बताइए जो। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और इस वक्त तमाम रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ सीटों पर अभी भी पेंच जो है वो फंसा हुआ है, थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वो भी उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। 290 पर इस वक्त एनडीए जो है उसे जाती हुई दिख रही है, 290 सीटें, और 227 सीटें इंडिया गठबंधन को। इस वक्त शशि थरूर साहब भी हमारे साथ हैं। थरूर साहब, देखिए पंजाब में तो बल्ले बल्ले होता हुआ आपका दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? Well, as you all said, that Balle Balle is going not only centralized in Punjab. According to your exit polls, the Balle Balle is all around the country, and it's hardly a matter of seconds and a matter of time before I overtake Rajiv Chandrasekhar. So then mine will also be Balle Balle. Oh yeah. My God, we are like quite impressed by your speech, as always you do. No, but we are a Hindi channel, so I think you are just masquerading things you are not happy from inside. On my victory, you are masquerading, I know that. Yeah, okay. I'm not masquerading, I'm smiling. Okay. So can you please speak in Hindi, as we are a Hindi channel, so it will be good for you. मेरा मतलब ये है कि जैसे वो पंजाब में कहते हैं हो गई तेरी बल्ले बल्ले बाकी सब की थल्ले थल्ले, तो that बल्ले बल्ले is for the INDI Indie Alliance. अच्छा, तो आप भी हिंदी बोलेंगे? ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आप तो कम से कम इंडिया बोलिए। So that is the Shweta, that is the rhetoric that has been set in the country. Every Tom, Dick and Harry is saying
400 par, and here you see 291. That's what your screen shows. देखिए थरूर जी, सबसे पहले तो मैं GNT वालों को बधाई देता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है, 2 महिलाओं के बीच में है, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं उनको छोड़कर, वरना वो अधिकतर उनसे ही बात करते हैं। तो आप थरूर जी, आप जरूर आप इलेक्शन के अलावा और भी कुछ किया करिए, थोड़ा फिल्में वगैरह देखिए, गाने वगैरह सुनिए। आपने इतनी देर में देखा कि मेरे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था। You did not gaze that. देखिए, निशाना तो हमारी सेना आपसे अच्छा लगाती है, घर में घुस के मारती है। पहले आप अपना ये 400 का निशाना मारिए भाई। आपकी खुद की सीट खतरे में है, आप खतरे की घंटी बांध के आंटी के साथ बैठे हैं। आप ये सोचिए पहले। किसको आंटी बोला इनमें से? अब ये जनता तय करेगी, देश की सारी चीज मैं तय नहीं करूंगा। They are calling you, मैम। देखिए श्वेता जी, ये तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ सच्ची अच्छी बातों पर भी बात करनी चाहिए। और जो सच्ची अच्छी बात आज के ये आंकड़े और ये नतीजे धीरे धीरे बता रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि जीत हार को लेकर भी अब जंग यहाँ जमकर है। जीत हार को लेकर भी अब जंग यहाँ जमकर है। खूब लगे हैं अंदाजे पर, बात यहाँ हटकर है। और पल पल घटते बढ़ते नंबर देख के अब लगता है जीत की राहें मुश्किल है, अब कांटे की टक्कर है। क्या होगा ये तो जनता बताएगी। What are we doing tonight, this evening? Not tonight. हम यहाँ दिन की बात कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा विराजमान है, शुक्र का काफी She's telling me something. She's telling me the horoscope. माना कि आपकी कुंडली में अंक 6 बहुत विराजमान है, मूलांक 1, शुक्र का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है आपकी कुंडली में। Okay, third one is coming. अक्सर आंकड़े हार जीत के बाद ही पता चलेंगे। तो आप अपने नहीं तो फिर ऐसा करिए वानिया जी, जब वो आपसे बात कर ही रहे हैं, मुखातिब हैं और इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं थोड़ा जानने में, तो उनकी कुंडली बता ही दीजिए। देखिए श्वेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छे टाइम पर पूछा है आपने। तो इनकी कुंडली में जो है, because he is interested in the third one, that who is the next. माना कि आप थर्ड वन में आपकी कुंडली में शुक्र जो है, क्योंकि मूलांक 6, भाग्यांक 6, शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने एक मिनट में आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण कर लूं तो शुक्र का बहुत प्रभाव है। तो आप अपने शुक्र को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, सेक्रल चक्र पर आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, रोज क्वार्ट्ज का थोड़ा सा यूज कीजिए, ताकि आपका ये जो कैरेक्टर है ये बैलेंस हो जाए। मतलब ये जो तो आप अपने गुरु बृहस्पति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये वैसे ही रोज अपने साथ रखते हैं हर हमेशा। रोज स्पोर्ट्स की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको गिफ्ट भी करना होता है। इनके आसपास रोजेस रहते हैं, रोजेस रहते हैं। यानी कुंडली ठीक है, मंडली खराब है। ये अपने बृहस्पति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा विजडम बढ़ाएं, इंटेलेक्ट बढ़ाएं, तो काफी आपके आसपास सारे रोजेस ही रोजेस दिखेंगे अगर आपका जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होता है तो। I will be the lone kata. Lone kata, yes. आपको आप हिंदी में मैं सोचता एक्चुअली इंग्लिश में हूँ, तो वो फायरिंग इंग्लिश में होती है, बाद में मुझे वो देखिए आप अपने बुध पर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि बुध जो होता है हमारी वाणी का कारक होता है, हमारे शब्दों का कारक होता है, हमारे शब्दों का। में आज क्या है तो मैं बता दूं। क्या बात है, आज थरूर साहब बिल्कुल मूड में है। लगता है